हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं जो 5000 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसमें आज मैं पार्ट 6 लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपके लिए 5 पार्ट करा चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस टाइप से आपको बेल आइकन जो दिख रहा होगा तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। उससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा जैसे ही हमारी वीडियो आएगी, ठीक है। क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन कंसंट्रेट के साथ देखिए दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कि परिपक्व विद्यार्थी आपका ऑप्शन है इस बात में विश्वास रखते हैं, मतलब ये बताना है आपको परिपक्व विद्यार्थी कौन से होते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। इस बात में विश्वास रख करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। अरे भाई, ये हो सकता है तो आपका को बिल्कुल गलत है। ऐसा तो सोच ही नहीं सकते कि भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। थोड़ा बहुत विश्वास तो करते हैं ना भावनाओं में। दूसरा, अपने बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। क्या ये हो सकता है? तो भाई हो सकता है, लेकिन बाद में देखेंगे, इसके लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। भावनाओं की तो बात ही नहीं हो रही है, परिपक्व विद्यार्थी की बात हो रही है दोस्तों। वो सहायता चाहेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी भावनाओं की सहायता चाहेगा, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। ये बात भी एकदम से सही है और ये बात भी एकदम से सही है। लेकिन दोस्तों, क्या राइट आंसर दोनों हो सकते हैं? तो आपको दोनों कैसे हो जाएंगे सर? मोस्ट सुटेबल आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी नहीं होता तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता। सही डी भी है, लेकिन जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि अपने बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परिपक्व विद्यार्थी वह होता है जिसके सामने कोई भी कठिनाई आती है तो वह अपनी बौद्धिकता के साथ यानी कि अपने बुद्धि के प्रयोग के द्वारा उन चीज़ों का समाधान कर लेता है, उन समस्याओं का समाधान कर लेता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। जरा मैं स्लाइड को छोटा करता हूं जिससे कि आपको क्वेश्चन पूरा दिखे। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष बाद वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यावहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है दोस्तों? इसका सैद्धांतिक आधार बताना है दोस्तों। क्या विकास क्रमिक प्रकार से होता है? तो भाई क्रमिक प्रकार से होता है, लेकिन इसमें इसकी बात नहीं की जा रही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, विकास निरंतर ये होता है, तो विकास निरंतर हो रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उस हिसाब से देखिए कि क्वेश्चन में पूछा गया कि पहली बार एक बच्चा था जो विद्यालय में जाता है और वो चिल्लाता है। वहाँ पे पहली बार जाएगा तो वो चिल्लाता है, लेकिन वही बच्चा जब 2 वर्ष बाद मतलब 2 वर्ष तक कंटिन्यू जाता रहता है तो उसके बाद क्या करता है, अपना तनाव जो है वो चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता और उसके कंधे व गर्दन की मांसपेशियां तन जाती हैं। ये पूछा है कि किसका सैद्धांतिक आधार हो सकता है, तो इसीलिए ये वाला भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट, अलग अलग लोगों में विकास भिन्न भिन्न रूप से होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन मोस्ट सुटेबल नहीं है। जब आपके सभी गलत हो गए तो आपका यही बच गया। विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण हैं। विभेद एवं एकीकरण का मतलब है कि सभी लोगों में कुछ ना कुछ विभेद भी होते हैं, कुछ ना कुछ मतलब अलग अलग योग्यताएं भी होती हैं और कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो एक ही जैसे होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि दिमाग तो हर किसी के पास होता है, ये एकीकरण है कि दिमाग हर किसी के पास होता है, लेकिन किसी में कम होता है और किसी में ज़्यादा होता है। ये विभेद है, एक प्रकार से उनको अलग करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सत्य है? अब दोस्तों अगर हम इसको देखते हैं तो आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। क्या ये हो सकता है दोस्तों? तो आप कहोगे ये हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट देखेंगे क्या पता इससे भी सुइटेबल आंसर हमें मिल जाए। नेक्स्ट, गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धिलब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई, जरूरी थोड़ी है कि एक ही जैसे बच्चे हों और उनकी बुद्धिलब्धि बराबर हो, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है। बिल्कुल गलत भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव, अरे भाई क्यों नहीं पड़ता भाई, बुद्धि पर बिल्कुल प्रभाव पड़ता है विद्यालयीकरण का। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आप देख रहे हैं कितने जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, आपके सीटेट के हिसाब से हैं, ओनली सीटेट टारगेट है सीटेट दोस्तों, और टारगेट जो है हमारा 105+ हर विद्यार्थी को दिलाना हमारा कर्तव्य है दोस्तों। जितना हम कराते हैं आप उतना करते रहिए, गारंटी देते हैं हम कि आप सीटेट क्लियर हो जाएंगे, और क्लियर ही नहीं 105+ ही रहेंगे यहाँ से पढ़ने वाले सभी लोग। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वह अवस्था कौन सी होती है? तार्किक रूप की बात हो रही है दोस्तों, तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, मतलब तर्क करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये कौन सी अवस्था होती है तो मैं आपके लिए बता देता हूँ, ये आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। कौन सी होती है दोस्तों? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा जो है, मतलब बच्चा क्या करता है कि मूर्त वस्तुओं के विषय में यानी कि मतलब सोचने लग जाता है, उन पर तर्क करने लग जाता है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, मतलब तर्क करना सीख लेता है दोस्तों। ठीक है, और आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छे से। और ये किसने दी थी तो ये चीज़ आपको कमेंट करके बताना है, ये 4 अवस्थाएं किसने दी थी। ठीक है दोस्तों, किसने दी हैं ये चारों अवस्थाएं तो आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, अब आप सोचते होंगे अरे सर पता नहीं क्या मतलब हमें काम बता देते हैं कि ये करिए वो करिए, आपको बताना है कमेंट करके। लेकिन दोस्तों इससे क्या होता है, अगर आप क्वेश्चन को खोजेंगे ना तो आपको एक क्वेश्चन की जगह आपको 2-4 क्वेश्चन और मिलेंगे उससे संबंधित, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? अब सूक्ष्म गतिक कौशल होता क्या है दोस्तों, जिसमें जिसमें दोस्तों हमारे हाथ पैर यानी कि जो बॉडी जो है बहुत ही कम यूज़ करते हैं, जिसमें वो बताना है आपको। तो दोस्तों कूदने में बिल्कुल बॉडी यूज़ करते हैं, ठीक है, दौड़ने में बिल्कुल करते हैं, और चढ़ने में कि किसी भी चीज़ चढ़ेंगे तब भी बॉडी का यूज़ करेंगे। लेकिन दोस्तों लिखने में हम बॉडी का यूज़ नहीं करते हैं, तो यही हमारा सूक्ष्म गतिक कौशल है। ये सूक्ष्म गतिक कौशल यही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ध्यान रखेंगे दोस्तों इसके लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस टाइप का क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि एक दुर्घटना के बाद अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले बच्चे के शिक्षक परामर्श देने की कोशिश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श विद्यालयों में देना सबसे उचित है? कहने का तात्पर्य यह है, प्रश्न ये कहना चाहता है कि एक बच्चा है दोस्तों जो मतलब उसकी दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होने के बाद में मतलब पहले जैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, तो शिक्षक को उसको क्या परामर्श देना चाहिए, विद्यालय में सबसे उचित तरीके से क्या दिया जा सकता है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं कि यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस करें। बिल्कुल गलत है भाई, आरामदायक महसूस करें, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो आरामदायक महसूस करेगा, तो आपका वो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। बिल्कुल राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर यही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों? वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि शिक्षक क्या है, उसे उचित परामर्श देगा, उचित परामर्श देगा, उसे आंतरिक और बाह्य रूप से प्रेरित करने की कोशिश करेगा, और जिससे क्या होगा, बच्चे में आत्मविश्वास का निर्माण होगा और वो
अंदर से, मतलब जब उसमें मतलब उसको प्रेरणा देगा, बहुत अच्छे तरीके से प्रेरित करेगा, तो अच्छे से कार्य करना शुरू करेगा, और जो दुर्घटना के बाद उसकी जो हीन भावना पैदा हो गई थी वो नष्ट हो जाएगी दोस्तों। तो ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन तो वाकई में बहुत अच्छे हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखिए कि एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने छात्रों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उसके छात्रों को लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे अधिक सहायक है? अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अगर इसके ऑप्शन देखते हैं हम, तो ऑप्शन है, वह एक छात्रों को बताएगा कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण। अरे भाई, जब सभी बच्चे हैं तो एक को क्यों बताएगा, एक को क्यों बताएगा, सबको बताएगा ना। दूसरी तो इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, वह अच्छे क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे तर्क की व्याख्या करेगा। अरे भाई एक बात बताइए, पीटी वाला शिक्षक है, यानी कि जो खेल का शिक्षक है, वो अगर तर्क देगा और उसे सिखाएगा नहीं, उसे अभ्यास करने का मौका नहीं देगा, तो तर्क देने से काम हो जाएगा? बिल्कुल गलत। नेक्स्ट, जब छात्र निरीक्षण कर रहे होंगे तो वह क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन करेगा। अब भाई ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या सही हो सकता है जब छात्र निरीक्षण कर रहे होंगे तब वह क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन करेगा? तो निरीक्षण के टाइम पे क्षेत्र रक्षण का प्रयोग करेगा? बिल्कुल गलत। अरे निरीक्षण के टाइम पे थोड़ी ना करेगा भाई। जब हमारा मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब वो खेल रहे होंगे या फिर पीटी कर रहे होंगे तो साथ ही साथ वो बताएगा दोस्तों। तो दो तो सही हो सकता था, लेकिन इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है कि छात्रों से क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करवाओगे बच्चे से, तभी वो अच्छे से कार्य को कर पाएगा दोस्तों। तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था दोस्तों? ये आपको बताना है दोस्तों। और ये सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है। बुद्धि जो ऐसा टॉपिक है ना, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और आपने अगर बुद्धि नहीं देखी है तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। आपको वहाँ पर बहुत सारे सिद्धांत और बुद्धि का भी आपको सिद्धांत मिल जाएगा दोस्तों, वहां से आप उसको पढ़ लीजिए। देखिए क्या है दोस्तों कि आपका 80% कोर्स वहां पर कवर हो जाता है जब आपने सारे के सारे सिद्धांत कवर कर लिए। तो आपका 80% जो मतलब आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप सिद्धांत पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे सिद्धांत वहाँ पे मिल जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन पर कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया दोस्तों? तो आप सभी लोग जानते होंगे किसने किया था। अल्फ्रेड बिने ने किया था। किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने किया था दोस्तों। इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये स्पीयरमैन कौन है दोस्तों? तो कमेंट करके बताइए स्पीयरमैन कौन है। तो आप बता सकते हैं। एक बुद्धि कारक? नहीं बेटा, दो बुद्धि और त्रिबुद्धि, यानी कि दो बुद्धि और त्रिबुद्धि जो कारक सिद्धांत दिया था वो आपका स्पीयरमैन ने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत, मैं आपको बता देता हूँ, नैतिक सिद्धांत है इनका, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन इनके सिद्धांत का नाम है नैतिक सिद्धांत, ठीक है। नैतिक सिद्धांत। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत कौन सा स्तर, सिद्धांत में कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता के अभाव को सूचित करता है? अभाव की बात हो रही है, नैतिकता नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब है अभाव का मतलब होता है नैतिकता नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। तो ऐसा कौन सा उनका स्तर था दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ही आप जान लीजिए, जो प्रथम स्तर था। जो प्रथम स्तर था दोस्तों, यानी कि प्रथम स्तर का नाम था पूर्व परंपरागत नैतिकता स्तर। कौन सा था? पूर्व परंपरागत नैतिकता स्तर जो था वो क्या था? नैतिकता के अभाव को सूचित करता था दोस्तों, ठीक है। जिसमें क्या था दोस्तों कि समाज में सही या गलत क्या होता है उसके बारे में सारी चीज़ें बताई जाती हैं, मतलब अनुभव कराया जाता है बच्चे के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक शेयर करते रहिए, क्योंकि आप मेरी मेहनत देख रहे होंगे। मैं हमेशा आपके लिए तत्पर रहता हूं, आपके लिए हमेशा तैयार रहता हूं दोस्तों। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको पास कराना है तो कराना है, सीटेट क्लियर कराना है तो कराना है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार ज्ञानेंद्रिय या संवेदी प्रेरक अवस्था निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई है? दोस्तों प्याजे की बात हो रही है, किसके अनुसार? प्याजे के अनुसार आपको बताना है दोस्तों, ठीक है।
तो इसमें बताइए दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो सकता है। संवेदी प्रेरक अवस्था पूछा है, ठीक है। अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण के साथ, क्या ये हो सकता है। तार्किक क्रियाओं से समस्याओं का समाधान, गलत। गलत क्यों हो जाएगा, मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। विकल्प की व्याख्या और विश्लेषण करने की क्षमता, गलत। सामाजिक मुद्दों से संबंधित है, गलत। अब संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था दोस्तों प्याजे की सबसे पहली अवस्था थी। प्याजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, जिसमें से पहली अवस्था का नाम संवेदी प्रेरक अवस्था था, जिसे संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं, जो 2 से 5 वर्ष होती है, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों कि वहाँ पर क्या करता है बच्चा, तर्क कर सकता है, बिल्कुल गलत। इतना छोटा बच्चा तर्क कर ही नहीं सकता। विकल्प की व्याख्या और विश्लेषण करने की क्षमता कैसे हो सकती है इतने छोटे बच्चे में। सामाजिक मुद्दों से संबंधित, बिल्कुल गलत है। लेकिन अनुकरण करता है, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ करता है, यानी कि अनुकरण करता है कुल मिला के। तो आप ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भाषिक विकार नहीं है, कौन सा भाषिक यानी कि भाषा का विकार नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। तुतलाना और अस्पष्ट उदाहरण, बिल्कुल है दोस्तों। अब इसमें नहीं जब भी आए ना, तो नहीं को पहले ध्यान रखिए बहुत ही अच्छे से, क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन को गलत करा देता है। तुतलाना और अस्पष्ट उच्चारण, तो ये एकदम से है दोस्तों, भाषिक विकार है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, धीमी या तेज गति से बात करना, तो ये भाषिक विकार थोड़ी ना। हकलाना, बड़बड़ाना, ये भी है। तीव्र स्पष्ट भाषण, ये भी है। लेकिन धीमी या तीव्र गति से बात करना, ये तुम्हारा क्या भाषिक विकार नहीं है, और इसमें नहीं ही पूछा है दोस्तों, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सतत और व्यापक मूल्यांकन। स्लाइड को थोड़ा सा छोटे करते हैं दोस्तों। हाँ, देखिए दोस्तों कि सतत और व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है, ये आपको बताना है। सतत और व्यापक मूल्यांकन दोस्तों शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए। अरे भाई, अब एक बात बताइए, शिक्षा बोर्ड पर ही ध्यान रखना है क्या, हमें अपने आप पे ध्यान नहीं रखना है, हमारे आस पड़ोस में जो बच्चे हैं उन पर ध्यान नहीं रखना है, तो ये एकदम से गलत हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पे की जाने वाली गलतियों को सुधारना, क्या ये हो सकता है, बिल्कुल गलत। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जा सकता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। तो एक बात बताइए, क्या ये हो सकता है, तो आप कहो यही होगा। क्यों होगा भैया, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, कंटिन्यू मूल्यांकन, यानी कि लगातार होते रहें, 15 दिन में, 1 सप्ताह में, या फिर मंथ में, या फिर मतलब जल्दी से जल्दी जो है हमारे मूल्यांकन होते रहें, जिससे क्या हो कि बच्चे में परीक्षा के प्रति भय जागृत ना हो दोस्तों। इसीलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, और इससे क्या होता है, अधिगम का अवलोकन किया जाता है कि बच्चे को कितना मतलब अधिगम हुआ, कितना बच्चे ने अब तक सीखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है दोस्तों। अब यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन तो यह है, स्टर्नबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था दोस्तों। कौन सा दिया, बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि स्टर्नबर्ग का बुद्धि का सिद्धांत का एक रूप बताना है कि कौन सा रूप उनका था। तो मैं आपके लिए बता दूं कि सबसे पहले उन्होंने बुद्धि दिया था, यानी कि व्यावहारिक बुद्धि। व्यावहारिक बुद्धि जो था स्टर्नबर्ग के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक प्रमुख सोपान था, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब इनकी 3 प्रकार बताए थे, लेकिन 3 प्रकार थे कौन कौन से, तो वो भी पता होना चाहिए दोस्तों हमें। तो बुद्धि के 3 प्रकार कौन कौन से थे इनके, तो पहला था दोस्तों विश्लेषणात्मक बुद्धि। कौन सी थी, विश्लेषणात्मक बुद्धि। दूसरी कौन सी थी दोस्तों, रचनात्मक या फिर अनुभवात्मक, रचनात्मक या फिर अनुभवात्मक बुद्धि। और तीसरा आपका यही थी व्यावहारिक बुद्धि। तो प्रथम वाली यही, यानी कि यही वाला है आपका, तो ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही तो लाइक शेयर तो कर दीजिए ना, इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, अच्छा लगता है कि आप हमारी सपोर्ट में हैं, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा इतना तो कर ही सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारे के विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था, ताकि मतलब किस लिए ये प्रारंभ किया गया था। तो अगर इसको हम देखें, ऑप्शन है राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, क्या ये हो सकता है, तो आप कहोगे बिल्कुल गलत है। केंद्रीकरण तो कर सकते हैं, लेकिन विकेंद्रीकरण, अरे भाई विकेंद्रीकरण क्यों किया जाएगा, आप ये देखिए,
तो विकेंद्रीकरण थोड़ी ना करना है, सभी विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। क्या ये हो सकता है? हो सकता है, लेकिन बाद में देखेंगे, क्या पता इससे भी ज़्यादा मोस्ट सुइटेबल आंसर हमें मिल जाए। नेक्स्ट, विद्यार्थियों की उन्नति को बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अवलोकन हेतु अध्यापकों को अप्रेरित किया जा सके। अभी अध्यापकों को अप्रेरित क्यों करना है? बच्चे को सिखाना है तो अध्यापकों को अप्रेरित क्यों करना है? तो इसीलिए ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सकें। तो दोस्तों ये भी आपका नहीं होगा, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है, आप सभी लोग कहते रहते हो सर हमें नोट्स PDF ये सब प्रोवाइड कराइए। अरे भाई मना किसने किया है? आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते तो हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। फ्री सारी चीज़ें फ्री, नोट्स, बुक्स, PDF सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दी गई हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें क्या हो सकता है, कौन सा अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है, यानी कि अलग कौन सा है, इनमें से कौन सा अलग है दोस्तों, ये आपको बताना है। प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों को प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी या फिर क्विज परिचालित करना, या फिर स्व आकलन के कौशल को प्रतिमाड़ित करना। अब दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब ये प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करने कौन करेगा? टीचर करेगा। किसी विषय पर विद्यार्थियों को प्रतिक्रिया को लेना कौन लेगा भैया? टीचर लेगा। ठीक है, प्रश्नोत्तरी परिचालित यानी क्विज परिचालित कौन करेगा? शिक्षक करेगा। लेकिन स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित कौन करेगा? तो छात्र करेगा ना दोस्तों, ये छात्र का काम है। और वो किसका काम था? वो टीचर का काम था। ये सारे टीचर के काम थे और ये छात्र का काम है, तो ये आपका नहीं होगा। और दोस्तों नहीं ही पूछा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर D राइट आंसर है। अब दोस्तों आपको ये तो कमेंट करके बता ही सकते हो कि आपके क्वेश्चंस कितने सही हुए। मुझे लगता है कि मैंने अपना पूरा जितना मुझे आता था उतना पूरा देने की आपको कोशिश की है। और आपको अगर लगता है कि सर ने मेहनत की है आपके लिए, तो एक लाइक और शेयर तो बनता है ना दोस्तों। और आप शेयर तो कर ही लेंगे, क्योंकि आप भाभी टीचर हैं और हम आपके साथ बने हुए हैं हमेशा से। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज के लिए बस इतना ही रखूँगा, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।